ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज के बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज में इंक्लूडेड है उसका फॉर्मेशन, जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग। ये सभी प्रोसेस में आप सबने 12th क्लास में इस प्रोसेस को सबने रीड किया होगा। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में सेम अमाउंट का चार्ज आप जितना अमाउंट प्रोवाइड करते हैं उतने का उतना अमाउंट आपको उस सरफेस पर फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन उसका नेचर अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सेम अमाउंट फाइंड आउट होता है। इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के वहाँ पर फिर से चार्ज जनरेट होता है, फिर से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और रबिंग में जब आप दो सरफेस को रब करते हैं तो रब करने से चार्ज क्रिएट होता है। तो ये टू सरफेस को जब आप रब करते हैं तो कैसे क्रिएट होता है, एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कैसे ये क्रिएट होता है। इसके बाद हम कूलम्स लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, एक समझ लो कि ग्लास है। इस ग्लास में पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, वाटर यहाँ पर तक पूरा डिपॉजिटेड है। इसके बाद आपने क्या किया, एक सेकंड ग्लास को इसके अंदर लेकर के आए, सेकंड ग्लास को। जब इसके अंदर लेकर के आओगे तो यहाँ से पूरे जो वाटर है या पानी है, ये वाटर क्या होगा, आउटसाइड चला जाएगा और ये ग्लास दूसरे ग्लास के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करना है कि जब हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना करके, तो बॉन्ड बनाते समय में क्या हुआ कि जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इस सरफेस पर, वो सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाए थे तो अपने में से एनर्जी को रिलीज किया था। कैसे, कुछ इसी टाइप से। ये फर्स्ट ग्लास सेकंड ग्लास के साथ एंट्री हुआ, वैसे ही वन इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज आया और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो अपने में से एनर्जी को रिलीज किया था, एनर्जी रिलीज हुआ था। फिर हुआ क्या कि हमने क्या किया, इसमें बहुत सारा इसमें पानी एंट्री करते गए और इतना अमाउंट ऑफ वाटर को हमने एंट्री किया जितना कि इसने पहले बाहर एग्जिस्ट किया था। तो ये क्या होगा, धीरे से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्लास है, ये ग्लास अप आ जाएगा या उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स बॉन्ड ब्रेक हो गया। मैं दूसरे वर्ड में ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के साथ किसी एनर्जी के साथ एडेड है, ये किसी भी बॉन्ड बना करके अपने में से एनर्जी को रिलीज कर चुके हैं। जब आप इसको इतनी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होगा तो फिर रैंडम मोशन करने लगेगा, ठीक है, और रैंडम मोशन करने लगेगा तब फिर एक सरफेस पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं कि जब हम लोग, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास, कोई भी फ्रिक्शनल या रबिंग जैसे कोई भी प्रोसेस है, रब करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये क्रिएट होता है। कैसे होता है, तो आप सभी बच्चे ऐसा समझ लें कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो अपने में से एनर्जी ले लिए हैं, उसमें बॉन्ड बनाते समय में उनके में से एनर्जी निकल चुका है। दूसरा सरफेस, इस पर भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों को मैंने ऐसे रबिंग किया। रबिंग करने के लिए मैंने फोर्स लगा करके इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मेरे को क्या मिला, वर्क। क्या मिला यहाँ पर मेरे को, वर्क फाइंड आउट हुआ। फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया, इससे मुझे क्या फाइंड आउट हुआ बेटा, वर्क फाइंड आउट हुआ। और वर्क फाइंड आउट हुआ, वर्क से मेरे को यहाँ पर क्या मिलता है, एनर्जी। क्या होता है यहाँ पर, एनर्जी मिलता है। और जब ये एनर्जी ग्रेटर होता है, बॉन्ड बनाते समय में जो एनर्जी रिलीज हुआ था इससे, जब आपके इस मूवमेंट से, ऐसा मूवमेंट करने से
जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी आपने जनरेट किया, इंड्यूस किया, उसका वैल्यू ग्रेटर होता है। एनर्जी रिलीज इस समय में जो रिलीज हुआ है उसके कंपैरिजन में जब ग्रेटर होता है तो उस केसेस में ये इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होते ही जैसे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये रैंडम मोशन करने लगते हैं और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे सरफेस में आता है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला और इस सरफेस में आ गया, मींस ये नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, वो नेगेटिव चार्ज इस हैंड से, मेरे लेफ्ट हैंड से निकल करके राइट हैंड में आता है, मींस नेगेटिव अगर यहाँ से हटता है तो इस प्लेस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और इस प्लेस पर क्या हो जाता है, जहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है वो नेगेटिव। तो इस तरीके से ये डिसाइड हो पाता है कि इस सरफेस पर, कौन से सरफेस पर, किसी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। एक और बात बच्चों ध्यान रखना है सभी को कि सॉफ्ट और हार्ड जो बॉडीज होते हैं, उन सॉफ्ट बॉडी और हार्ड बॉडी में, उसमें कोई भी एक आपके पास सरफेस है, जब सरफेस को हम लोग रबिंग करते हैं तो सॉफ्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है और हार्ड बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन एवर यू टेक ए कॉम्ब ऑन योर हेयर, यू विल फाइंड एज कंपेयर टू हेयर और comb is a hard and hair is a soft. So after a lot of time rubbing on your hair by the comb, you find कि hair having positive charge and comb having negative charge. आप बार बार जब कंघे को अपने बालों पर रबिंग करते हैं तो रबिंग करने से बाल सॉफ्ट है कंघे के कंपैरिजन में, तो उस बाल में, उस हेयर में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ से सॉफ्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और चला जाता है और कंघे पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो सेकंड पार्ट आपका हुआ कंघे पर, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और आपके पास जो कंघा होता है, ये हेयर है, उस हेयर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से हमको चार्ज का कैसे ट्रांसमिशन होता है या चार्ज कैसे जनरेट होता है इसको करना है। बाकी ये आपका 12th का सिलेबस था। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एक बात सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि सॉफ्ट बॉडी मतलब मुलायम जो सरफेस है, सॉफ्ट बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा और हार्ड बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा। आप बहुत सिंपल वे में इसको अपने कंसेप्ट में ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें एक बस एक्सेप्शन है बच्चों, वो है ग्लास रॉड एंड वुलन क्लॉथ। इसमें देखो ये सॉफ्ट है, मैंने आपको जो बताया कि सॉफ्ट में पॉजिटिव और हार्ड में नेगेटिव, इसमें इस रूल में केवल यही एक एक्सेप्शन है। तो आपके पास वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ सॉफ्ट है तो सॉफ्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ होता है नेगेटिव, और ग्लास में नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हार्ड है, लेकिन यहाँ होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको नोट करके सारे बच्चे रखेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास था कूलम्ब्स लॉ। फटाफट कूलम्ब्स लॉ कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ This law is basically applied on point charge Q1 and Q2 having distance small r. According to this law, किसी भी 2 पॉइंट्स पर जहाँ पर आपके पास 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज हैं, तो टोटल फोर्स का जो वैल्यू है, इसके इन बिटवीन फोर्स का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के। ठीक है, अगर इसको मैं कंबाइन करूं तो F इक्वल टू के Q1, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का वैल्यू प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, और इसके बाद आपको मालूम है बच्चों K का जो आंसर है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों
ये आपके पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूलेटिक वैल्यू है, फॉर्मूला है। और हम लोग इसमें जो अभी नया वर्ड इंट्रोड्यूस किए के, फॉर के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अभी इसका यूनिट फाइंड करते हैं हम लोग। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट की बात करें तो F = हो गया K Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों जिसका भी यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना होता है उसको हम लोग वो टर्म्स फॉर्मूला में जहां पर भी पहली बार जनरेट हुआ है उस जगह से हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो F = K Q1 Q2 अपॉन R² की बात करूं तो F = इस प्लेस पर K का डेवलपमेंट हुआ है तो K = क्या हो जाएगा, F, यहाँ ये मैं फाइंड कर रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। सो K = होगा F R² अपॉन Q1 एंड Q2। यूनिट की बात करूं तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम का स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया ये, ठीक है। मतलब आपके पास इस K का सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट है, K का ये वैल्यू, सेकेंड न्यूमेरिक वैल्यू, थर्ड पार्ट इसका ये यूनिट हुआ। बच्चों इसी को CGS यूनिट में कैसे नोट करेंगे, तो न्यूटन का नोट करेंगे डायन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर और स्ट्रेट कूलम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका यूनिट। और फोर्थ टर्म इसी K के लिए ऐसा नोट करेंगे, देखो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू 9 × 10⁹। K का यूनिट आया, आपने फाइंड आउट किया K = क्या था, F × R² अपॉन Q1 एंड Q2। इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट हुआ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेट कूलम का स्क्वायर। इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो K का डायमेंशन के लिए F का डायमेंशन नोट करना होगा M1 L1 T-2। इसका डायमेंशन होता है L2 अपॉन Q का डायमेंशन था AT और का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा M का पावर 1, L का पावर 3, T का पावर बच्चों -2 है और ये T⁻² है तो क्या आ जाएगा T⁻⁻4, ठीक है, और A2। तो ये आपके पास डायमेंशन हो गया K का इस तरीके से कि A का वैल्यू -2, यस। अब ये आपके पास इस तरीके से K का डायमेंशन हो गया, ठीक है बेटा। अब एक और बात बच्चों ध्यान रखना है, इसके साथ एसोसिएटेड है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब फॉर एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अलाउड टू पास थ्रू द मीडियम। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अलाउड टू पास थ्रू द मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम से कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उस मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अलाउड टू पास थ्रू द मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मीडियम को, कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को आप किसी मीडियम से पास होने देते हैं उसको उस मीडियम की परमिटिविटी बोलते हैं। मतलब कोई भी मीडियम से अगर लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है तो लाइन ऑफ फोर्स कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 कितने लाइन ऑफ फोर्स उसमें से क्रॉस हो रहे हैं, उसको हम उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। इसका वैल्यू जो है एप्सिलॉन 0 का 8.85 × 10⁻⁻12 याद रहेगा। यूनिट की बात करता हूं इसका, तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये F = है ना बेटा, सॉरी
F इक्वल टू है। तो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर इसका CGS यूनिट बोलें तो CGS यूनिट होगा स्ट्रेट कूलम का स्क्वायर अपॉन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट सभी बच्चों से बन जाएगा। इसके बाद इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कुछ ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा चार्ज का AT अपॉन 4 पाई डायमेंशन लेस, फोर्स का M1 L1 T-2 और इसका होगा L2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, M-1 L-3 T4 और A2। आप देखिएगा, आपको मैंने बोला था कि K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है, आ गया समझ में। एक और वर्ड इसमें, कूलम्स फोर्स में ही यूनिट चार्ज डिफाइन कैसे करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई आवेश को कैसे हम परिभाषित करते हैं। F इक्वल टू 1 या K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों Q1 Q2 को आपस में इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि R का वैल्यू लेते हैं 1 मीटर, F का वैल्यू लेते हैं हम लोग 9 × 10⁹ न्यूटन, और ऐसा इसमें पुटअप करें तो क्या देखने को मिलेगा, F का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹, K का आंसर हमारे पास नोन है 9 × 10⁹, चार्ज का वैल्यू होगा Q × Q अपॉन R का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, Q स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, Q इज इक्वल टू ±1 होगा। मतलब चार्ज यूनिट है। कब आया यूनिट चार्ज, जब 2 इक्वल चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया, और इस प्रकार से रखा गया कि उसके बीच में जो फोर्स था, रिपल्सन फोर्स, वो 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्वल था, 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्वल था। अगर हम कभी भी when 2 equal charge are placed 1 meter apart in such a way that force in between them is equal to 9 × 10⁹ Newton, then the charge is known as unit charge। यदि दो एक समान आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, इस प्रकार से रखा जाए कि उनके बीच में बल का मान 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो उस आवेश को हम इकाई आवेश कहते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। कूलम्स लॉ में एक और पॉइंट है, फोर्स इन मीडियम, किसी मीडियम में फोर्स। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर फोर्स ये हो गया एयर में, अगर मीडियम में या वैक्यूम में हो गया, मीडियम में फाइंड करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर ये वैक्यूम का परमिटिविटी है, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा मीडियम की परमिटिविटी, क्योंकि मैं मीडियम में फोर्स को फाइंड कर रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर फाइंड करेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर इक्वल होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी के। इस कंसेप्ट के बेस पर हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया मीडियम का। और मीडियम का कंपैरिजन अगर करना चाहें तो मीडियम के कंपैरिजन में आता है बच्चों, इसको हम ऐसा नोट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है वो किसके इक्वल है?
एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर के। अब इससे कंक्लूजन आता है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होगा तो मीडियम की परमिटिविटी फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐच्छिक पारगम्यता रिलेटिव परमिटिविटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो मीडियम का फोर्स कम हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे फिर से मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। और ये आपका सीरीज़ है, ये आपको हर दिन स्टडी करना है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों।